गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस टेट विद राहुल सर में। आज हम लोग सी टेट की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पेपर फर्स्ट 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसकी सीडीपी के आंसर्स देखेंगे। तो दोस्तों तैयार रहिए और अपने आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम युक्ति है? पहला क्रमबद्धता, दूसरा ढालना, तीसरा सामाजिक प्रतिकरण, चौथा पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि पहला, प्राथमिक कक्षाओं के प्रश्नों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में उपयोग होना चाहिए। तीसरा, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चौथा, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो चौथा नेगेटिव है, हतोत्साहित करना, बहुभाषा को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना नेगेटिव है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में उपयोग नेगेटिव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। दूसरा, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तीसरा, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। तो दोस्तों पॉजिटिव आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 नज़र आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? पहला विकल्प केवल आनुवंशिकता का, दूसरा विकल्प केवल वातावरण का, तीसरा विकल्प आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का, और चौथा विद्यालय और शिक्षा का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? पहला, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं। दूसरा, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं, ये भी होना चाहिए। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, सही है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। पहला विकल्प अंतर्वैयक्तिक, दूसरा स्थानिक, तीसरा अंतर्वैयक्तिक, चौथा तार्किक गणितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, अंतरावैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यार्थी जो
नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? पहला विकल्प होगा तैयारी की कमी, दूसरा योग्यता की कमी, तीसरा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, चौथा बुरी किस्मत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बुरी किस्मत। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम्स की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कॉलरबर्ग की किस विकास की विभिन्न अवधारणाओं को प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों आप लोगों ने लॉरेंस कॉलरबर्ग की थ्योरीज को जरूर पढ़ा होगा सीडीपी के अंदर। तो कॉलरबर्ग ने जिस पर थ्योरी पर काम किया है वो है नैतिक विकास की थ्योरी। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की गति। पहला विकल्प दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। दूसरा विकल्प दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों दोनों से स्वतंत्र हैं। तीसरा पूरी तरह से पर्यावरण कारकों पर निर्भर। चौथा पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता के उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? पहला विकल्प अंतरपक्षता का प्रदर्शन, दूसरा विकल्प विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना, तीसरा पाड़ और चौथा सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पाड़, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? पहला मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, दूसरा शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, तीसरा बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, चौथा शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो दोस्तों मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना बिल्कुल सही है। समय समय पर बच्चों का परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना ये नेगेटिव है। बच्चों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है, बच्चों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। विकल्प नंबर 4 शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, जो कि हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं संरक्षणता, केंद्रिता, आत्मसातीकरण, समायोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समायोजन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प नंबर 1 केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया में समझने के लिए प्रासंगिक है। तीसरा शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। चौथा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। तो दोस्तों हम देखेंगे पहला विकल्प केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन, जहाँ केवल आता है वहाँ सीडीपी के अंदर विकल्प नेगेटिविटी उत्पन्न करता है, तो ये उत्तर तो नहीं होने वाला है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, दूसरा अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है, तीसरा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और चौथा योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कभी भी हम सीडीपी के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तो हमें स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स के फेवर में होते हैं वही विकल्प सही होते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधितता से जुड़े हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? पहला विकल्प दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। दूसरा, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। तीसरा, 3 आयामी नक्शे और चार्ट। चौथा, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर नजर आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। ऑप्शन नंबर 4, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 तो नेगेटिव हो जाता है कि खेलने नहीं जाने दूंगी। बच्चों में कौन, मैं देखती हूँ कौन प्रथम आता है, कौन सबसे अधिक है, ये विकल्प भी नकारात्मक ही नजर आ रहा है। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीखते हैं, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। तो सीडीपी के अंदर पॉजिटिव विकल्प की ओर हमेशा जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। तीसरा, शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है। चौथा, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, पहला, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, दूसरा विश्लेषण, तीसरा मनन। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होने वाला है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो मतलब विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 19, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकल्प नंबर 1, विकास एकयामी है। विकल्प नंबर 2, विकास की दिशा शीर्षगामी है। विकल्प नंबर 3, विकास का क्रम अनिश्चित है। चौथा विकल्प नंबर 4, विकास की दिशा अधोगामी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, विकास की दिशा शीर्षगामी है। दोस्तों इन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे की वीडियोस में कराऊंगा। अभी हम लोग आंसर की मैच करने हुए बैठे हुए हैं, तो आंसर की मैच करेंगे केवल। प्रश्न नंबर 20, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उकट उकटताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? विकल्प नंबर 1, इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। विकल्प नंबर 2, इन विद्यार्थियों को दंडित करे और इनकी सूचना उनके माता पिता को दे। विकल्प नंबर 3, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करे। विकल्प नंबर 4, मान ले कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर 3,
पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। प्रश्न नंबर 21। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित करा। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है। दोस्तों, हम लोगों ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। मतलब बोला जाए तो सीडीपी के अंदर जीन पियाजे सबसे महत्वपूर्ण विचारों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर भी सभी लोगों को सामान्यतः पता होता है। तो इसका सही विकल्प होने वाला है विकल्प नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रहे हैं? विकल्प नंबर 1, रचनावाद। विकल्प नंबर 2, स्पष्ट अनुदेशन। विकल्प नंबर 3, सक्रिय अनुकूलन। विकल्प नंबर 4, व्यवहारवाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर 1, वे रचनावाद का उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 23 की तरफ। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? दोस्तों, सामान्यतः नजर आ रहा है कि लड़कों के लिए किसी विशेष वर्ग चुनना और लड़कियों के लिए विशेष वर्ग चुनना, इस प्रकार से ये प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टेरियोटाइप का ये प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की नाम सुनते ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत याद आता है, लेकिन अभी हम प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि ये वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। विकल्प नंबर 1, मनोलैंगिक। विकल्प नंबर 2, मनोगतिशील। विकल्प नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक। विकल्प नंबर 4, व्यवहारात्मक। तो दोस्तों, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो बड़ा प्रचलित है। तो इसका सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सामाजिककरण का प्राथमिक कारक नहीं है? विकल्प नंबर 1, सरकार। विकल्प नंबर 2, आस पड़ोस। विकल्प नंबर 3, समकक्षी। विकल्प नंबर 4, परिवार। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर 1, सरकार। क्योंकि हम देखेंगे कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। तो सामाजिकरण में सबसे प्राथमिक कारण आस पड़ोस से हमें समाज प्रभावित करता है, समकक्षी प्रभावित करते हैं, परिवार प्रभावित करता है, लेकिन सरकारें सामाजिकरण का प्राथमिक कारण नहीं है प्रभावित करने के लिए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 25 के बाद 26 को देखते हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल में ही पारित करा है? विकल्प नंबर 1, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। विकल्प नंबर 2, निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। विकल्प नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विकल्प नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम हाल ही के दिनों में पारित करा गया। प्रश्न नंबर 27। कथन और कारण दोनों दे रखे हैं। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4,
ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न नंबर 28, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। दूसरा, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने में के तरीके। तीसरा, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। चौथा, आकलन की विभिन्न विभिन्न विधियां। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि बिल्कुल सही उत्तर है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। जोखिम वैसे तो नेगेटिव शब्दों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर जोखिम का मतलब सकारात्मक रूप में नजर आता है, प्रयास के रूप में बच्चों के, तो यह उत्तर भी सही माना जाएगा। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। ये बच्चों को समूहों में डिवाइड करना या विभाजित करना हमेशा शिक्षण नीतियों के अंतर्गत गलत पाया जाता है, तो यह विकल्प गलत होगा। विकल्प नंबर 4, आकलन की विभिन्न विभिन्न विधियां, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका विकल्प बिल्कुल सही रहेंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 29, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं। तो अभिकथन देखते हैं। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। जिसका तर्क दिया हुआ है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर होगा बच्चों विकल्प नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये सीडीपी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जिसे देखते हैं हम। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? विकल्प नंबर 1 शारीरिक क्षेत्र, विकल्प नंबर 2 संवेगात्मक क्षेत्र, विकल्प नंबर 3 सामाजिक क्षेत्र और विकल्प नंबर 4 संज्ञानात्मक क्षेत्र। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 संज्ञानात्मक क्षेत्र। इस प्रकार से सीडीपी का हमारा ये पोर्शन होता है पूरा, जो कि हम देख रहे थे दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट पेपर फर्स्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया, उसकी सीडीपी के हमने 30 प्रश्न देखे हैं। आप इन प्रश्नों को अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिला सकते हैं। आगे के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर, जिसमें 22 दिसंबर के लिए ईवीएस, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की आंसर की हम लोग जल्दी ही चैनल पर डाल देंगे। आप फिलहाल इसे